हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 9 दिसंबर 2024 को आपके एसएससी सीएचटी 2024 वाला जो एग्ज़ाम है वो प्री का पेपर 1 जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनमें से एक है आपका नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं। लगभग कम से कम जो है 5 से 7 सवाल तो आते ही आते हैं इस एग्ज़ाम में। और भी जो एग्ज़ाम आप भविष्य में देंगे उसमें भी ढेर सारे प्रश्न जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर से देखे जाते हैं। तो आइए बिना समय को गवाए हुए इस चैप्टर का एक ओवरऑल रिवीजन कर लेते हैं। चूंकि आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, पहले भी बता चुका हूं कई बार, तो एक ओवरऑल बस एक बार रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि एग्जाम में आपको इससे हेल्प मिल सके। तो उम्मीद है कि आपको इससे हेल्प मिलने वाली है। चलिए इसको देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु रहते हैं इसमें और कौन कौन से तरह के प्रश्न जो है इस तरह के प्रश्न इसमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो आप देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो नरेशन का मतलब क्या है कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं इसके अंतर्गत हम कि जब डायरेक्ट स्पीच इसमें वो हुआ कि जो बातें वक्ता कहे मतलब कथन को बिना किसी परिवर्तन के अभिव्यक्त जब कर देता है, यानी कि जो बातें हमने सुनी एज इट इज हम किसी को कह देंगे तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। जैसे राम सेज आई वर्क हार्ड। राम कहता है मैं कड़ी मेहनत करता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। कई बार आपको एग्जाम में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि वो आपको ये नहीं कहेगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करो या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करो, है ना। सीधा कह देगा कि इसका जो है अप्रोप्रिएट जो भी चेंज होना चाहिए वो आप करिए नरेशन का। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा देखने को मिलेगा, किसमें, डायरेक्ट स्पीच में। वहीं इनडायरेक्ट स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो अब इसका क्या बनेगा, देखिए इसमें दो पार्ट होते हैं। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो लोग इस वीडियो को पहली बार भी अगर देख रहे हैं नरेशन को सीखने के पर्पज से, उनका भी ये उनको भी समझ में आ जाएगा और वो भी एक जानकारी इकट्ठी, अच्छी खासी जानकारी जो है उनको इस चैप्टर के लिए मिल जाएगी। तो इसलिए मैं बेसिक से ही और थोड़ा सा फास्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा। बाकी चीजें आप बुक से पढ़ के बखूबी समझ पाएंगे। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पार्ट है, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो बातें बस कहूं उनको ध्यान में रखते चलिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी आप ये देखिए कि आपको वर्ब भी देखने को मिल रहा है, और रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच मतलब जो है कथन, आपको जो बातें कही गई वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कैसे बदलेंगे, ये जो पूरा सेंटेंस है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। तो देखिए ये पहले होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के, यानी जो बातें हमने सुनी है, दो लोग बात कर रहे थे, उसी बात को हम सुन के किसी और से कहेंगे कि देखो भाई वो उससे ऐसा कह रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। तो किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन, जो परिवर्तन जरूरी के हों उसको करके और तब वहां पे प्रस्तुत करेगा, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब इसी का देखिए, जैसे राम सेज आई वर्क हार्ड, ये आपने सुन लिया कि राम कह रहा है, राम कहता है मैं कड़ी मेहनत करता हूं। इसी को आप किसी और को अगर कहेंगे तो कैसे कहेंगे, तो राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। आप ये नहीं कहेंगे कि राम कहता है मैं मेहनत करता नहीं, राम कहता है वह कड़ी मेहनत करता है, ऐसा कह के बोलेंगे, ठीक है। तो उसका भाव समझते हुए दूसरी बात कि ये जो कहना चाह रहा है यहाँ पे वही बातें इनडायरेक्ट स्पीच में भी होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे राम कह रहा है यहाँ पे आप बोल रहे हो या किसी और के लिए कह दे, सेम टू सेम भाव वही होना चाहिए। अब इसमें देखिए सेंटेंस के अलग अलग प्रकार होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसमें आप जो है अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग रूल्स हैं जिसमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो आप जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे वैसे ही उसका उल्टा करेंगे तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट वाला फॉर्म भी आपको बन जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण समझ लीजिए, असर्टिव में क्या सेंटेंस है आपका, कथनात्मक जो वाक्य होते हैं, ही सेज आई वर्क हार्ड, ठीक है। तो इसका बना ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। ये कैसे बना, तो सबसे पहले इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा है इसको हम इनडायरेक्ट में रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कंजंक्शन जो है वो दैट का प्रयोग करेंगे, यानी इसके बीच में यहां पे हटा के हम दैट लगाएंगे, ओके।
उसके बाद जो प्रोनाउन है वो कहां से कैसे प्रयोग करेंगे, ये जो ही आ गया वो कहां से आया, इसके लिए एक रूल है सन का, क्या याद रखेंगे, SON, सन का रूल है क्या है। अब देखिए एस जो है वो पहले नंबर पे आया, एक लिख दिया, ओ जो है वो दूसरे नंबर पे आया, दो लिख दिया, और एन जो है वो तीसरे नंबर पे आया, वो हमने तीन लिख दिया। यहां पे एक दो तीन क्या बताता है, तो ये पर्सन बताता है, जैसे जो बोलता है उसको प्रथम पुरुष कहते हैं, हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। वैसे ही फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकेंड पर्सन जिससे आप बात करते हैं सामने वाले को, या तो आप कहेंगे या तुम कहेंगे, वो सेकेंड पर्सन होता है। तो सेकेंड पर्सन इंग्लिश में क्या है, यू है। और थर्ड पर्सन क्या है, ही शी इट, या कोई भी जो नाम होता है वो है, और उसका प्लूरल में दे हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन अगर आ जाएगा किसमें, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये सब्जेक्ट के तौर पे, हमें सब्जेक्ट को देखना है कि अगर ये फर्स्ट पर्सन वाला है, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो बाहर वाला पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, उसके एस यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी ही के अकॉर्डिंग यहां चेंज होगा। अगर यहां पे रहेगा यू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकेंड पर्सन आ गया, तो देखिए सेकेंड पर्सन, तो बाहर वाले यानी रिपोर्टिंग स्पीच के किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन जहां जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। और थर्ड पर्सन अगर रहे, यहां यू की जगह क्या रहे, ही, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस का प्रयोग होगा तो वर्क्स हो जाएगा। तो ही वर्क्स हार्ड अगर हो गया, यहां पे ही आ गया, तो फिर ही किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो एन, यानी नो चेंज। अगर थर्ड पर्सन आ गया तो कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है, यहां पे नो चेंज होता है। तो अब देखिए आई है, तो ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, ही के अकॉर्डिंग यहां पे ही आ गया, ठीक है, और वर्क्स आ गया ही, चूंकि थर्ड पर्सन ये सिंगुलर नंबर है, इसके साथ एस का प्रयोग अनिवार्य है, वर्क्स हार्ड। तो इस तरीके से आप ये चेंज करते हैं, ठीक है। अगला देखिए ऐसे इसी तरीके से, यहां पे यू आ गया सेकंड पर्सन, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, बाहर वाले के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अभी बताया ना, SON, सन का रूल अप्लाई होता है 1 2 3, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पे यू का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि मी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, यहां पे हमको सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव फॉर्म में यूज करना है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अगर इसी को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करना होता तो आई का मी हो जाता है। तो यहां क्या करेंगे, ही, एक चीज और यहां ध्यान रखिए कि यहां पे डायरेक्ट अगर वर्ब है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट ना होता, तो हमने जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में सीधा सेज लिख दिया था, लेकिन यहां सेज के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो हम सेज को बदल देंगे टेल्स में, किसमें, टेल्स में परिवर्तन कर देंगे, और टू को हटा देंगे। टू जो होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होता है। तो जब भी आप ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा, ही सेज मतलब ही टेल्स टू मी अगर है, तो सबसे पहले उसको रिमूव कर लीजिए। एग्जाम में हमेशा आप कितना रिमूव कर सकते हैं वो देखिए, हमेशा आप एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करिए। कहने का मतलब कि जैसे नारियल के छिलके को छिलके हटा देते हैं ना, जितना भी ऊपर का पार्ट होता है जो रफ होता है, हमें यूज नहीं होता है, यूजलेस पार्ट, हमें तो अंदर का पार्ट खाना है। उसी तरीके से एग्जाम में भी आपके जो ऑप्शन रिमूव हो सके आसानी से उसको हटा दीजिए, ताकि सिर्फ एक से दो ऑप्शन यानी दो ऑप्शन बचे जिस पे हम दिमाग लगा सकें, है ना। तो यहां पे वही करेंगे। तो ही टेल्स मी, अगर कोई ऑप्शन में आ गया ही टेल्स टू मी, तो हम उसको पहले ही उस पर ज्यादा आगे पढ़ेंगे ही नहीं, ही टेल्स टू मी यहीं पे गलती हो गई, उसको हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट, अब यू है सेकेंड पर्सन, चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई हो गया, और आई वर्क हार्ड, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट इस वीडियो को लेकर चल रहा हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको एक बार ओवरऑल रिवीजन हो जाए। हालांकि जो लोग पहली बार भी देखेंगे उनको भी समझ में आएगा ये चीज। देखिए यहां पे आगे, ही सेज टू मी सी वर्क्स हार्ड। अब यहां पे देखिए सेज टू मी है, ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो सिंपल सी बात है, सेज को क्या करेंगे, टेल्स में बदलेंगे, और मी को रहने देंगे, कॉमा डबल यूनाइटेड कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और सी चूंकि थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, आप अभी बताया था आपको, SON 1 2 3, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहां पे सी वर्क्स हार्ड, क्लियर। अगर से और सेड रहे इनडायरेक्ट में तो उसको यथावत रहने देंगे, लेकिन से टू को टेल बना देंगे और सेड टू को टोल्ड बना देंगे, ये ध्यान रखिएगा, सेड टू है तो सेड को टोल्ड बना देते हैं, क्लियर। टेल और टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं होता, अभी बताया आपको। दूसरी बात,
कि टेल टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना जरूरी है। इसी तरीके से ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिड के बाद भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद कब हम प्रयोग जो करते हैं इसका टेंस चेंज करेंगे, कब नहीं करेंगे, तो ध्यान दीजिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट जो आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस रहे, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी कि अगर बाहर वाला पार्ट हमारा प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है, तो हम अंदर वाले पार्ट के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, ये सेम रह जाता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट अगर पास्ट टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है उसमें परिवर्तन आता है। लेकिन कब कब हम परिवर्तन नहीं करते। बाहर का पास्ट है, भीतर वाला कब चेंज नहीं करेंगे, यदि वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई चेंज नहीं। इडियम फ्रेज हो, कोई चेंज नहीं। हैबिचुअल एक्शन हो, एज इट इज उसको लिख देंगे। हिस्टोरिकल फैक्ट हो, एज इट इज लिख देंगे। उसमें कोई भी चेंज हम नहीं करते हैं। जैसे देखिए, ही सेड द सन इज ए स्टार, सूरज एक तारा है। तो ये एक क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ही सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही रहने देंगे। ही सेड, कॉमा डबल नोट कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, ही सेड दैट। अब ये वाला पार्ट जो है इसमें कोई भी टेंस का परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सेम लिख देंगे, द सन इज अ स्टार। जैसे रहता ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहां पे है ना। तो यहां पे भी नीचे वाले पार्ट में भी जो हम इनडायरेक्ट वाले में भी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिख देते हैं, कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है। लेकिन अगर ये सब नहीं है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम चेंज करते हैं कि बाहर वाला पास्ट में है तो अंदर वाला भी का टेंस चेंज होगा। अब समझिए कैसे कैसे चेंज होता है। तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में रहे यानी बाहर वाला पार्ट पास्ट में है और अंदर वाला पार्ट कैसे कब बदलेगा, देखिए। बाहर का पास्ट में रहेगा, भीतर वाला जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है अगर सिंपल प्रेजेंट है यानी समझ लीजिए प्रेजेंट टेंस का जो भी रहेगा उसको उसी टेंस के पास्ट में हम चेंज कर देते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट कर देंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या कर देंगे हम, पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। जैसे इज एम आर है तो वॉज वर कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हम क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। यानी प्रेजेंट का जिस तरीके से है बस उसी को पास्ट में। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट में हैज हैव है तो उसको हम हैड कर देंगे। ठीक है। अब बात आई कि बाहर भी पास्ट और बीच में भी पास्ट रहे, अंदर में भी डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर में पास्ट रहे। तो इसको एक रूल ध्यान रख लीजिएगा कि जो परफेक्ट नहीं है, जो परफेक्ट नहीं है उसको हमें परफेक्ट बना देना है। जैसे इंसान में भी होता है ना कि तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है ना, तुम ये कर लो तो परफेक्ट बन जाओगे। यानी एकदम जैसा चाहिए वैसा बना देंगे। तो सिंपल पास्ट अगर है, चूंकि इसमें नाम में परफेक्ट नहीं लगा है, तो क्या करेंगे, हम उसको परफेक्ट वाले टेंस में चेंज कर देंगे। तो क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस रहे, अब देखिए ये भी परफेक्ट इसके नाम में नहीं लगा है तो क्या कहेंगे, भाई पहले परफेक्ट बन के आओ। तो इसको क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना देंगे। बात समझ रहे हैं, वॉज वर है तो हैड बीन कर देंगे। ये ध्यान रखिए कि जो परफेक्ट नहीं है उसको परफेक्ट बनाना है। और अगर ऑलरेडी कोई पास्ट परफेक्ट वाला है तो ये तो खुद ही परफेक्ट है, इसको क्या कहेंगे, तुम्हें कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट वाला पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा टेंस में। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए, इसको भी कहेंगे कि देखो भाई तुम्हारे नाम में भी परफेक्ट लगा है, तुम परफेक्ट हो, तुमको भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, तुम में भी नो चेंज होगा। यानी उसका टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। बात समझ गए। तो यही है, इतना जो है नियम कानून इसमें यही है। उसके बाद कुछ जो है मॉडल्स भी चेंज होते हैं। जैसे सैल विल का क्या कर देते हैं, शुड और वुड कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सैल का शुड कब करते हैं या विल का शुड कब करेंगे, जब चाहिए के सेंस में यानी सलाह के सेंस में होगा। ठीक है। सलाह के सेंस में अगर रहे तो ही हम सैल का शुड करते हैं। मैं हमेशा बताता हूं, जब भी बताता हूं, मैं एक एग्जाम देने गया था उसमें मैंने गलती कर दी थी कि शैल का देखा शुड कर दिया।
सीधा, आगे कुछ ना सोचा समझा कि शैल का सूट होता है। लेकिन हर जगह सूट नहीं होता, वुड भी होता है, शैल का वुड भी करते हैं, लेकिन कब? अगर होगा के सेंस में रहेगा तो वुड, लेकिन चाहिए के सेंस में अगर रहे तो हम शुड कर देते हैं। जैसे मुझे तुमसे मिलना चाहिए ऐसा करके रहे तो फिर शुड कर देंगे। लेकिन मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा, है ना, आई शैल मीट यू टुमारो करके रहे तो वहां पे फिर वुड करेंगे। आगे उदाहरण आएगा, मैं दूंगा। मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। कुछ और भी टाइम और प्लेस से संबंधित चेंजेज होते हैं, जैसे टुडे का दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे या द डे बिफोर भी कहते हैं। टू नाइट द लास्ट नाइट, लास्ट का द प्रीवियस, हेयर देयर, दिस का दैट, दिस का दोस, एगो बिफोर, नाउ का देन। अब देखिए कई बार क्या करता है कि पूरा पार्ट चेंज कर देगा एग्जाम में, लेकिन नाउ को नाउ रहने देगा और उसको ऑप्शन को ऊपर डाल देगा और देन वाला ऑप्शन नीचे डाल देगा डी ऑप्शन में। हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, सीधा नाउ वाला चुन के बढ़ जाएंगे आगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब पार्ट भी चेंज होते हैं, इसलिए तसल्ली से फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ पेपर दीजिएगा। जैसे एक उदाहरण इसमें बता दूं कि यहां देखिए, ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। अब देखिए इसका भाव क्या है, हमेशा भाव समझिए। उसने मुझसे कहा आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा, ठीक है। अब आऊंगा ये है, ये नहीं कह रहा कि मैं कल तुमसे, मुझे मिलना चाहिए, ऐसा करके नहीं है। तो यहां पे सेल का चाहिए के सेंस में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। देखिए ही चूंकि ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड हो गया, ही टोल्ड, टू हटा देंगे, ही टोल्ड मी, कॉमा डबल मिनट कॉमा हटाया, दैट लगाए, ही टोल्ड मी दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन सन के रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सन का रूल अभी बताया था आपको, 1 2 3, ठीक है। तो आई का ही हो गया ही। अब यहां सेल का सूट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि चाहिए नहीं है ना, मुझे तुमसे कल मिलना चाहिए ऐसा नहीं है, आऊंगा के सेंस में है। तो क्या होगा, वुड, ही वुड कम टू मीट यू है, देखिए यू का मी हो जाएगा सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रखेंगे क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट की तरह यूज है। टुमारो का अभी आपने ऊपर पढ़ा, द नेक्स्ट डे हो जाता है। उदाहरण में, एग्जाम्पल में आपको टुमारो भी रहेगा और द नेक्स्ट डे भी रहेगा। ध्यान से इसको टिक करिएगा, ठीक है। तो ये उदाहरण देख लीजिएगा। दूसरे प्रकार का सेंटेंस जब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें दो तरह के से होते हैं। पहला प्रकार होता है यस नो वाला टाइप, यस नो टाइप, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन वाला, ठीक है। यस नो वाला क्वेश्चन क्या होता है कि जिसका जवाब सिर्फ यस और नो में दे। जैसे तुमने खाना खा लिया, आप जवाब देंगे हाँ, या जवाब देंगे नहीं। लेकिन अगर मैं पूछ दूं तुमने क्या खाना खाया या तुमने क्या खाया, तो आप जवाब में हाँ या ना नहीं बोल सकते, आपको फिर इलेबरेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है, कि मैंने ये खाया ये खाया। तुमने कैसे खाया अगर बोल दूं तो फिर आपको बताना पड़ जाएगा। तो जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में आए वो यस नो हो गया। WH वाले में जिसका जवाब हाँ या ना के अलावा जो आता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप में, जो आप बताना पड़ेगा, एलिब्रेट करना पड़ेगा। तो यस नो वाले में जब हम चेंज करते हैं तो दैट नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, या तो इफ लगाते हैं या वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और WH वाले टाइप में कंजंक्शन के तौर पे क्या लगाते हैं, जो क्वेश्चन में रहता है वही लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा ये चीज है। दूसरी बात ध्यान देने योग्य बात क्या है कि क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, उसका जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो उसको हम क्वेश्चन मार्क में नहीं रहने देते। कहने का मतलब इंट्रोगेटिव फॉर्म में वो नहीं रहता। तो जब भी अगर एक्टिव क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच में आपका क्वेश्चन वाला सेंटेंस है और ऑप्शन में भी कहीं पे क्वेश्चन दे दिया है, उस ऑप्शन को बिना देखे सिर्फ क्वेश्चन मार्क देखते ही काट दीजिए, वो ऑप्शन नहीं होने वाला है। या नहीं तो क्वेश्चन वाले फॉर्म का क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और तब सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी अगर कुछ ऐसा है उदाहरण, मतलब ऑप्शन में, तो भी उसको कट कर दीजिए। हमेशा जब भी इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा, क्या बनेगा, सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा। यानी इसको हम नॉर्मल जो सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। ये बातें ध्यान में रखिएगा। सेड टू को हम परिवर्तन कर देंगे किसमें, आस्क में, क्वेश्चन में, इंक्वायर्ड में। जैसे रेलवे में कोई गया तो वो पूछताछ करेगा तो वहां इंक्वायर्ड सही लगता है, ठीक है। इंट्रोगेटेड में पुलिस किसी से पूछताछ करेगी कैदी से, तो ऐसा आस्क न करके वहां पे इंट्रोगेटेड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप। और क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में हम चेंज कर देंगे। फुल स्टॉप में कैसे चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। फॉर्मेशन इसका कभी भी इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं होगा, यानी
हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, अभी बताया आपको। बाकी चीजें जैसे चेंज होती है। उसके बाद हाँ या ना, यस नो वाला टाइप का क्वेश्चन है तो उसके कंजंक्शन में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, और डब्ल्यू एच वाला रहे तो अभी बताया कोई कंजंक्शन का प्रयोग नहीं, वेन है तो वेन लिख दीजिए, हाउ है तो हाउ लिख दीजिए। क्लियर? जैसे देखिए अब इसकी ये यस नो है कि डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। ही आस्क्ड टू मी, उसने मुझसे पूछा क्या तुम मुझे जानते हो, तो क्या बनेगा देखिए, आस्क्ड को सेड को आस्क्ड में करेंगे, ही आस्क्ड मी। अब ये यस नो क्वेश्चन है ना, तो कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे, इफ लगा भी सकते हैं, ऑप्शन में वेदर भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, इफ या वेदर कुछ भी लगा सकते। इफ, अब यहां पे डू यू नो मी है ना, तो आप क्या कर दीजिए कि इसको यहीं पे चेंज कर लीजिए, यू नो मी, ऐसा सोच लीजिए कि यू नो मी है। अब यू है सेकेंड पर्सन, SON 1 2 3, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की तरह यूज करना है तो यू का क्या हो जाएगा आई। और नो है, अभी आपने देखा कि ये वाला पार्ट है पास्ट, और ये वाला पार्ट क्या है, जानते हो, प्रेजेंट में है, तो उसके उसी में सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट कर देंगे, नो का न्यू कर देंगे। ठीक है, और मी इसका कर देंगे हिम, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही है, और ही का प्रयोग हमें करना है सेंटेंस के लास्ट में यानी ऑब्जेक्ट की तरह, तो ही का ऑब्जेक्टिव होता है फॉर्म हिम, तो इसलिए बन गया ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। और देखिए डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन रहे तो क्या करना है, ही सेड टू हिम, तो ही आस्क्ड हिम। इसके बाद कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा हटता है, कोई कंजंक्शन नहीं लगता है, जो अगला वर्ड है वही रहता है, वाट है तो वाट रहेगा। ठीक है, वाट। अब यहां पे देखिए उसके बाद क्या है, आर यू डूइंग नाउ, तो इसको हम यहीं पे बदल लेंगे, मन में सोच लेंगे क्या है ये, यू आर डूइंग नाउ, और फुल स्टॉप कर देंगे यहीं पे। अब इसको चेंज करेंगे जब इनडायरेक्ट में, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू आर डूइंग नाउ, तो यूज किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, SON 1 2 3, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट हिम है, तो क्या हो जाएगा, हिम का सब्जेक्ट की तरह यूज करना है तो हिम नहीं रहेगा, क्या होगा, ही रहेगा, ही। उसके बाद आर आ गया, तो आर का क्या हो जाता है, वॉज, यानी ये क्या है, यू आर डूइंग नाउ, जिसका जैसा सिंपल में रहे वैसा ही हम प्रेजेंट में रहे वैसा पास्ट में कर देंगे, तो आर का वॉज हो जाएगा, ही वॉज डूइंग, डूइंग का डूइंग, और नाउ का आपने पढ़ा था क्या हो जाता है, देन हो जाता है, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आप इसका बनाते हैं। इसके बाद देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, एक चीज और है यहाँ पे कि अगर कहीं पे रहे डियर या सर करके बोल दे, मैडम करके बोल दे, है ना, ही सेड टू हर, उसने उसे कहा कि मैडम कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैडम ने कह दिया कि नहीं भाई कोई जरूरत नहीं है, ही सेड नो। तो ये जो मैडम पार्ट है इसको क्या करते हैं, तो इसको हम लगाते हैं कि भाई ये सम्मान सूचक है शब्द, तो इसको कर देते हैं ही आस्क्ड हर, देखिए यहाँ पे सेड टू को आस्क कर दिया, हर कर दिया, मैडम के लिए आ गया ही सी आस्क्ड, ही आस्क्ड हर रिस्पेक्टफुल्ली, आदर पूर्वक उसने पूछा, क्या है, अब ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है कैन आई हेल्प यू, अब ये तो या तो यस नो टाइप है, हाँ जवाब देगी या तो ना, तो यहां कैन आई हेल्प यू इसको अभी बताया आपको, मन ही मन सोच लीजिए, आई कैन हेल्प यू, तो क्या हो जाएगा, इफ आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही कैन का क्या हो जाएगा, कुड, पास्ट में उसी तरीके से चेंज हो जाता है, मॉडल्स आपने पढ़ा भी चेंज होता है कैसे, कुड हेल्प, यू है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हर है तो यहां पे हर। अब मैडम ने कह दिया नो, तो इसका क्या बनेगा, सी एंसर्ड इन द निगेटिव, अगर मैडम कहती यस तो सी एंसर्ड इन द एफर्मेटिव। ठीक है, इस तरीके से आप बनाइएगा। इसका डियर डार्लिंग बिलव्ड रहे तो लविंगली अफेक्शनेटली कर देते हैं, इसको रिस्पेक्टफुली हो गया, और यस रहता तो एंसर्ड इन द एफर्मेटिव, और अगर नो रिप्लाई आता है तो एंसर्ड इन द निगेटिव। ठीक है, इसके बाद तीसरे तरह का सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव मतलब आज्ञा सूचक जो शब्द होते हैं वो, जैसे ही सेड टू मी गो अवे, उसने मुझसे कहा चले जाओ, है ना, तो क्या हो जाएगा, उसने क्या, अब इसको समझना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से कह रहा है, तो आज्ञा दी ना, तो उसने मुझे आज्ञा दी, ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, मतलब उसने मुझे जाने के लिए कहा, आज्ञा दिया, ऐसा करके। तो सेड टू को आप जो ये वाला पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लीजिएगा कि ऑर्डर दे रहा है, कि रिक्वेस्ट कर रहा है, कि फॉरवर्ड कर रहा है, कि सजेस्ट कर रहा है। इसका टू लगाते हैं और टू के बाद V1 इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे इस तरीके से। एक चीज और मैं यहां पे बता दूं एक एग्जांपल के थ्रू, कि ही सेड टू मी डू नॉट कम हेयर, उसने मुझसे कहा यहां मत आओ, तो इसका या तो बना सकते हैं कि ही फॉरवर्ड मी, उसने मुझे वहां आने से मना किया। कई बार आपको एरर वाले में जो फॉरवर्ड है ना, ये निगेटिव वर्ड है ऑलरेडी, ये निगेटिव वर्ड है, तो यहां पे फॉरवर्ड मी ऑप्शन में दे देगा नॉट टू कम देयर,
तो इसका ध्यान रखिएगा, उसने मुझे वहां आने से मना किया है, नॉट टू कम, मतलब नहीं आने से मना नहीं किया है। उसने कहा है, इसका मतलब क्या है कि यहां मत आना, यहां नहीं आने के लिए मना नहीं किया। तो नॉट यहां नहीं होता, क्योंकि फॉरबिड अपने आप में निगेटिव मेंटेन करता है, निगेटिव जो है मीनिंग कंटेन करता है ये। ठीक है, तो सी फॉरबिड मी टू कम हेयर, यानी यहां आने के लिए मना किया। फॉरबिड इज अ निगेटिव वर्ड, है ना, ऑलरेडी इसका मीनिंग जो है वो निगेटिव में आता है। हार्डली जैसे है, स्कार्सली है, ये सब निगेटिव सेंस देता है। या तो इसको ऐसे कह सकते हैं, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर। देखिए यहाँ पे हेयर का क्या कर दिया, देयर कर दिया, और इसको सीधा सिंपली टू लगा के बना दिया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसी तरीके से बनाएंगे। इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें आदि बोधक जो वाक्य होते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो यहाँ पे बोलता है एलास, हुर्रे, है ना, यही बताता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो खुशी प्रसन्न है या दुख में है ना, कि पश्चाताप कर रहा है। ठीक है, ये सब यही बताता है, इसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। इसका क्या तरीका है बनाने का, तो ही सी शेड एलास आई एम अंडर, है ना, तो क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम विथ सोरो। अब ये वर्ड बनाया एलास जो है वो एक तरीके से निगेटिव वर्ड की तरह आप ले लीजिए, कि जब दुख होता है तो ये ऐसा बोलते हैं हाई के सेंस में। सॉरी। ठीक है, तो सी एक्सक्लेम विथ सोरो। अगर यहीं पर रहता हुर्रे, तो सी एक्सक्लेम विथ जॉय करके करते। सी एक्सक्लेम विथ सोरो, अब यहाँ पे दैट लगाते हैं, उसके बाद आई एम अनडन, तो फिर जैसे आप बनाते थे सी वॉज अनडन। इसमें ये चीज समझ लीजिए कि जब बनाते हैं तो कैसे, तो सेड के बाद एलास रहे तो इसको बनाते हैं एक्सक्लेम विथ सोरो, सेड के बाद हुर्रे रहे, ये भी पुर्रे लोग करते हैं, तो क्या है, खुशी में करते हैं, तो एक्सक्लेम विथ जॉय लिखते हैं। सेड फाई या उफ, जैसे कोई एकदम बदबूदार चीज आ गया, एकदम घिन जिससे आए, उसके लिए अब ये प्रयोग करते हैं, तो एक्सक्लेम विथ डिस्पाइज या डिसगस्ट करते हैं। सेड वाओ, ऐसा करके एक्सक्लेम विथ जॉय, जैसे आहा टमाटर बड़े मजेदार कहते हैं ना, तो आहा वाह वाला सेंस में जिसमें आ जाएगा, तो एक्सक्लेम विथ जॉय। ओह करते हैं, सेड ओह, मतलब रिग्रेट होता है आपको, है ना, तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज या रिग्रेट। इसका दैट का प्रयोग करेंगे, जैसे देखिए, सी सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। हमने मतलब यहाँ पे क्या, उसने अकेले नहीं जीता, हमने, यानी एज अ टीम मेंबर वो बात कर रही है, तो क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। अब देखिए यहाँ पे हैड क्यों किया, तो यहां पे हैव है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में इसको चेंज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से चेंज होता है। उसके बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा बोधक जिसको कहते हैं, इच्छा बोधक जो वाक्य होते हैं। उसने कहा भगवान तुम्हारा भला करे, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, तो क्या हो जाएगा, इसको प्रे में चेंज करते हैं हम लोग, इच्छा बोधक है ना, तो ही प्रेड दैट गॉड। अब देखिए यहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू, इसमें भी क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को बाद में कर दीजिए, गॉड में ब्लेस यू ऐसा सोचिए कि लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको चेंज करिए, गॉड माइट ब्लेस मी, यू का मी, है ना, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब किसको कह रहा है, कोई नहीं है तो मुझे ही कहेगा जो सामने है। इसमें सेड को हम लोग विस्ट में या प्रेड में चेंज करते हैं, कंजंक्शन दैट लगाते हैं, और बाकी जो है चेंज वैसे ही करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सी सेड मे गॉड पार्डन यू, तो यहाँ पे इसको आप समझ लीजिए गॉड मे पार्डन यू, है ना, तो सी प्रेड दैट गॉड मे का क्या हो जाता है, माइट पार्डन हिम। अच्छा यहाँ हिम था, ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें होते हैं। कुछ बातें और इसमें ध्यान रख लीजिए, नीड नॉट, यूज टू, वुड रेदर, वुड बेटर, हैड रेदर और हैड बेटर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए यूज टू क्या है, पास्ट एक्शन को बताता है, हैबिचुअल एक्शन को। ही सेड आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, कॉमा डबल नोटेड कॉमा हटा दैट लगा। आई है सन के रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, ही के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही। इसमें देखिए यूज टू को यूज टू रहने देंगे, यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, कोई चेंज नहीं। पास्ट कंटिन्यूअस अगर टाइम क्लॉज यानी कि समय को बता रहा है, कोई पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो आपने पढ़ा है कि जो परफेक्ट नहीं है पास्ट में उसको परफेक्ट बनाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर टाइम क्लॉज एज अ टाइम रेफरेंस की तरह यूज किया गया तो भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही सेड टू मी व्हाइल आई वाज स्टडिंग, जब मैं पढ़ रहा था तुम खेल रहे थे, तो ये पढ़ना जो है यानी कि जिस समय में पढ़ रहा था उस समय तुम खेल रहे थे, ये टाइम क्लॉज बता रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। ही टोल्ड मी वाइल ही वॉज प्लेइंग आई वॉज, ही वॉज स्टडिंग आई वॉज प्लेइंग। ठीक है, इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट जो है, टाइम क्लॉज तो भी परिवर्तन नहीं होगा, व्हेन आई मेट हिम ही वॉज प्लेइंग, तो क्या हो जाएगा, ही मेट हिम ही वॉज प्लेइंग। अगर पास्ट इंडेफिनिट
दो एक्शन लगातार एक के बाद एक साइमल्टेनियस एक्शन उसको बोलते हैं, तो उसमें भी चेंज नहीं होगा। जैसे सी सेड आई प्रिपेयर्ड द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स, क्या हो जाएगा? ही सेड दैट, सी सेड दैट, सी प्रिपेयर्ड द टी, ही फ्राइड द चिप्स। यानी एक तरफ चाय बन रहा था, दूसरी तरफ चिप्स जो है वो फ्राई किया जा रहा था, एक के बाद एक एक्शन हो रहे थे यहाँ पे। उसका बाद पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग क्या है? हिस्टोरिकल। अभी आपने देखा कि हिस्टोरिकल घटना जहां भी रहे कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसने कहा कि गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, स्टार्ट भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तो ही सेड दैट गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए यहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई चेंज नहीं होता है। और जो आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया था कि विल सेल का प्रयोग कब जब शुड होता है और कब वुड होता है, तो जब शुड में सलाह संबंधित हो या चाहिए संबंधित हो तो ही विल सेल का शुड होता है, नहीं तो वुड का प्रयोग। जैसे यहां देखिए दो उदाहरण की तरह आपको समझाता हूं। ही सेड आई शैल कम टुमारो, उसने कहा मैं कल आऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आना चाहिए, चाहिए का सेंस नहीं है ना, तो यहां सेल होते हुए भी वुड होगा। Am I clear? He said that he would come the next day, है ना, उसने कहा कि वह कल आएगा, ऐसा करके। अब he said to me what shall I do after the exam, उसने मुझसे पूछा मुझे परीक्षा के बाद क्या करना चाहिए, है ना। तो ये चाहिए के सेंस में है, वो सजेशन मांग रही, सलाह मांग रही है कि मुझे परीक्षा के बाद क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए भाई? पेपर 1 हो जाएगा तो पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। तो देखिए ही सेड टू मी व्हाट शैल आई डू आफ्टर द एग्जाम, तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी व्हाट सी शैल का देखिए यहाँ पे शुड डू आफ्टर द एग्जाम कर दिया, है ना। और क्वेश्चन मार्क तो आपने पता ही है कि इसको हटा देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे शैल का शुड किया। और भी कई कई जगह जहां जरूरत पड़ती है वहां अलग अलग मॉडल्स में परिवर्तन हम लोग अपने हिसाब से जैसा जरूरत लगता है करते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। पेपर 1 आपका जब एसएससी सीएचटी 2024 का 9 दिसंबर को है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और एग्जाम में काफ़ी मदद मिलने वाली है आपको इस वीडियो से। वीडियो जैसा भी लगे आपको, जो भी अच्छा लगे और जो भी सजेशन हो या जो भी आपको पूछना हो कुछ हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और समझ में आई होगी बातें, वो भी चीज़ आप लिख सकते हैं, जो भी आपके दिल में बातें हों आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो भी अलग अलग कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो वीडियो में जुड़ने के लिए और वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।